अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाबर और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। और एक प्रोग्राम के आगाज़ में अक्सर संजीदा खबरें होती हैं, पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक़ खबरें होती हैं, और आज तो एक और दिल दहला देने वाला मैच भी होगा, तो उसमें धड़कनें कितनी तेज़ होती हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में एक लाइट न्यूज़ ज़रा शेयर करेंगे। अच्छा, मना है। आप जब मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आप कभी इरिटेट या वो अब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं कभी के भाई ये क्या नबीहा, मतलब अक्सर खवातीन कहीं पर भी हो, किसी भी फील्ड में हो, तो अपने बालों को संवार रही होती है। वैसे खवातीन के साथ साथ मर्द भी अपने बालों को बहुत संवार रहे होते हैं। मैं देखती हूँ आपको सुबह जिनके पास बाल हो सर पे। ठीक है, लेकिन तो भारत से खबर है, जहाँ पर पुणे में एक खातून वकील जो कि अपने बाल संवारती होंगी या नहीं संवारती होंगी, अब फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया या जिन्होंने कहा कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं और ख़वातीन हर वक्त जुल्फ़े संवारती रहती हैं। तो अदालती फरमान भी उसके ऊपर जारी हुआ। और अनवार, ये जिस तरह से आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार का हुक्मनामा चल रहा है, जिसमें खवातीन को ये डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि वो मुसलसल जो अदालती कार्रवाई होती है दौरान समात वो अपनी जुल्फें संवारती रहती हैं, जिसकी वजह से अदालती काम में खलल पड़ रहा है। बड़ी अजीब सी बात है। कार्रवाई को रोक अगर जुल्फें संवारने का काम हो रहा है तो फिर तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली अगर वैसे ही हाथ वगैरह फेरे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें तो डिस्ट्रैक्ट होने की बात नहीं। से हो रहा है कैसे, मतलब कोई लॉजिक इसकी समझ नहीं आ रही। इससे पहले एक और सिलसिला हुआ था, मेरे ख्याल से शायद डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी मामला चल रहा है, जहाँ पे ये आर्टिकल पूरा है, वहाँ पे यही बात की थी कि जो खवातीन है उनकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही, इसलिए बहुत ही छोटा इशू है, बहुत ही पेटी इशू इसको कहा जाए। खातून जज थी, फरवरी में जो हुआ था इशू, मुखातिब कर गया था, सर कह के बुलाया गया था, जिसपे जस्टिस जो पाली हैं वो काफी बरहम दिखाई दी थी। जहां तक ये बात है खवातीन के हवाले से अनवार, आई थिंक कोई भी शख्स किसी को शायद काम करते हुए प्रोफेशनली आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। बात यहाँ पर इस आर्टिकल में स्पेशली हुई थी कि खवातीन को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। मेरे ख्याल से कोई भी शख्स किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, और किसी भी एनवायरनमेंट पे अगर हम लोग काम करें तो आई थिंक हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने कोलीग्स को। लेग पुलिंग है लेकिन सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल ये तो एक लाइट न्यूज स्टोरी थी, आपके साथ शेयर की। अब नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। पर्थ में बादल गरजेंगे, ना ही बारिश होगी, हिनों को अपने ही बाजू आजमाना होंगे। फैसल वाडा के तहलका खेज इंकशाफात, पीटीआई की सफों में खलबली, नवाज और मरियम का तंज। पुरतायुश कंटेनर्स तैयार, लॉन्ग मार्च की तैयारी उरूज पर, राना सनाउल्लाह भी रास्ता रोकने को बेताब। अशरफ शरीफ की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल, तहकीकात के लिए खुसूसी टीम कीनिया रवाना। केस के अहम सबूत गायब, वजीर दाखिला ने अहम अफराद पर उंगलियां उठा दी। पुलिस ऑफिसर की बेटी की फाइल कहां है? खातून डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन पर मर्द ऑफिसर का हमला, गन्स्तान ली हिरासा भी किया। कराची की खातून ऑफिसर का सूबाई मुख्तसिब को खत। अमेरिका और सऊदी अरब आमने सामने, क्या मशरिक वुस्ता का तेल का हथियार इलाकाई सूरत हाल बदल पाएगा? दुनिया के गलीज तरीन इंसान के बारे में, और आपको बताएंगे कि तवीलुल उम्री का राज क्या है। टेक्नोलॉजी की बातें भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जी तो ये थी टॉप स्टोरीज, और अब सबसे पहले बात होगी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जहां पर आज 3 बड़े मार्के होने जा रहे हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका का टाकरा बांग्लादेश से, भारत का नीदरलैंड से, और पाकिस्तानी शाहीन अपना जोर आजमाएंगे जिम्बाब्वे के साथ। बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का तो मैच आई गेस जारी भी है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का गालिबन फैसला किया। अब तक जो मैच की करंट सिचुएशन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है ऑब्वियसली इन पाकिस्तान, इन एशिया के जो पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है जिम्बाब्वे। और आपको पता है कि पाकिस्तान अपना जो पहला मैच है भारत से वो नहीं जीत सकी थी, तो पाकिस्तान के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जिम्बाब्वे की टीम है वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। अनवर, एक चीज जो कि मैच को, पाकिस्तान के मैच के अलावा जो पहले 2 मैचेस जिनका जिक्र आपने किया, उनको मुतासिर कर सकती है, और वो है वेदर कंडीशन, यानी कि बारिश। दो के पाकिस्तान मैच को इसका खतरा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक अदर साइड पर पर्थ बहुत दूर है, वहां पर हो रहा है, तो वहां पर ऐसी वेदर कंडीशंस नहीं है। पाकिस्तानी टीम हैव टू परफॉर्म। यस, इंशाल्लाह। आज ये नहीं है कि हम बारिश से बच जाएं, कोई एक पॉइंट मिल जाए, हमें 2 पॉइंट ही चाहिए इस टीम से, क्योंकि जो इंडिया के साथ मैच हुआ अब उसकी भी वो आप कहें कि वो उसको भी कवर करना है, मुश्किल हो जाएगा। अगर मगर वाली जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
अब्दुल माजिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाहीनों ने पर्थ में प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया है। प्लेइंग 11 की सबसे पहले बात करते हैं। इन 11 खिलाड़ियों को, पूरी टीम को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका क्या एनालिसिस है? एंड माजिद साहब, यू आर वेयरिंग ग्रीन, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आई नो बड़े आप भी जोश में होंगे, सो बेस्ट विशेस प्रोग्राम के आगाज में हमारी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया नबिया और अनवार, आपको सुबह खैर। देखें, पाकिस्तान जीते या पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। मेरा ख्याल में जो इब्तिदा में आपने बात की ना, इस टूर्नामेंट में जो मेन चीज है, पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना है, जीतना है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ आखिरी गेंद पर मैच हारकर 2 पॉइंट लूज कर गया है। लेकिन अभी भी देखें, सिडनी में एक मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है, तो बारिश का फैक्टर इस टूर्नामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे जो है उनका मैच आज होना है। आज पर्थ में, बिल्कुल आपने सही कहा, काफी दूर है पर्थ, तो वहां तो बारिश का चांस नहीं है। लेकिन यहाँ दरमियान में मेलबर्न, सिडनी या दूसरे शहरों में जो मैचेस हो रहे हैं, वहां पर जो बारिश का फैक्टर है, तो ये जो पॉइंट्स की खेल आखिर में आगे बढ़ेगी, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल पर बारिश असरअंदाज होगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम साउथ अफ्रीका के मैच से 1 पॉइंट हासिल करके आगे बढ़ी है। अगर साउथ अफ्रीका आज भी पॉइंट लूज कर जाता है, बारिश हो जाती है, सिडनी में जो मैच अभी मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तो वो पॉइंट भी आगे जाके ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को कहीं हर्ट करे। तो पाकिस्तान को ये चीजें भी जहन में रखनी चाहिए। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की 11 की आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आज मोहम्मद वसीम जूनियर खेलेंगे। पाकिस्तान जो इत्तलात आ रही है कि 4 फास्ट बॉलरों और 2 स्पिनर के साथ जाएगा, चूंकि शाहीन शाह अफरीदी भारत के मैच में हमने देखा कि हमें फुली फिट नजर नहीं आ रहे, अभी उन्हें रिदम हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा माजिद तो साहब, अच्छा अब फखर जमान नहीं है, फखर जमान की जगह शान मसूद पर रिलाई किया जा रहा है। पिछले मैच की अगर बात की जाए, पिच डिफरेंट थी, कंडीशन डिफरेंट थी, बाबर रिजवान नहीं बल्ला चला सके, दो के जो इफ्तिखार और शान ने एक अच्छी इनिंग्स का इजाफा किया। आज जो पर्थ की जो कंडीशंस हैं, जो पिच है, क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं कैसा मैच होगा? क्या पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस को पकड़ना है जिम्बाब्वे की? देखिए नबिया, जो हकायक हैं या जो क्रिकेट के आदाद शुमार हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 T20 इंटरनेशनल मैच हारे। एक मैच पिंडी में हारा है, एक हरारे में हारा है। लिहाजा ये कह देना कि जिम्बाब्वे हमारे लिए तरने वाला साबित होगी, ऐसा नहीं है। और फिर जिम्बाब्वे के पास जो सबसे खतरनाक बैट्समैन है वो है सिकंदर रजा। सियालकोट से उनका ताल्लुक है, वो जिम्बाब्वे में जाकर बसे और इस वक्त जो 2022 का साल चल रहा है, सिकंदर रजा T20 इंटरनेशनल में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन है और 155 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये रन्स बनाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, ये एडवांटेज है पाकिस्तान को। और खासतौर पर पर्थ, हालांकि वो जो पुराना पर्थ का ग्राउंड था, वाका वहां पर अब मैचेस नहीं होते, ये नया क्रिकेट स्टेडियम बना है, लेकिन पर्थ की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार है। लेकिन अगर आप पिछला मैच देखें जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो उसमें शुरू में बॉलर्स डोमिनेट करते करते जब मार्कोस स्टोनिस ने आकर छक्के मारे और 17 गेंदों पर 50 रन बनाए, तो फिर बैट्समैन डोमिनेट कर गए। तो मेरे ख्याल में इवन मैच होगा। T20 क्रिकेट में आजकल पिचेस ऐसी बनती है कि बॉलरों बैट्समैनों दोनों के लिए मौके होते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स मेरा ख्याल पाकिस्तान के डोमिनेट करेंगे इस मैच में। ठीक है माजिद साहब, ये बताएगा, अगर शाहीन शाह अफरीदी की पर्टिकुलरली बात करें, शाहीन फिट नहीं थे पिछले मैच में, उनके फिटनेस को देख आप क्या समझते हैं? क्या शाहीन को खिलाना चाहिए? शाहीन अपनी फुल फॉर्म में नहीं है। देखिए अनवार साहब, चूंकि शाहीन एक लंबी इंजरी के बाद वापस आए हैं, मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे का मैच या फिर जो संडे को नेदरलैंड का मैच होना है जी, अगर टीम मैनेजमेंट समझती है, शाहीन समझते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो हमारे पास बेंच पर मोहम्मद वसीम के अलावा मोहम्मद हसनैन भी बैठेंगे। हमारे पास अच्छा खासा फास्ट बॉलिंग अटैक है, तो मेरे ख्याल में अगर बैकअप बहुत अच्छा मौजूद है, तो वर्कलोड अगर मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर, क्योंकि कहते हैं कि
आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जो मैच प्रैक्टिस है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो अगर शाहीन समझते हैं कि वो मैच खेल सकते हैं और उन्हें कोई मसला नहीं है, तो ठीक है, शाहीन को बड़े मैचेस के लिए तैयार किया जाए। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान का ग्रुप है, ये टूर्नामेंट का ग्रुप 2 है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, बांग्लादेश, ये 6 टीमें हैं। इसमें मेरा ख्याल क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से हारा हुआ है, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो क्वार्टर फाइनल होगा। उस मैच की विनर टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। अच्छा माजिद साहब, अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो अब आप बताइएगा, पहले भी जो एनालिसिस सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका है, उनको फेवरेट टीम्स करार दिया जा रहा है। इंडिया का स्कोर ऑलरेडी आगे है और तमाम लोगों की नज़रें आज इंडिया के मैच पर भी टिकी हुई हैं, तो वहां पर आप फेवरेट टीम आज के मैच के हवाले से किसको देख रहे हैं? देखिए, नेदरलैंड और इंडिया का कोई कंपैरिजन तो है नहीं, लेकिन नबिया, जिस तरह इस टूर्नामेंट में हमने रिजल्ट देखे, कल हमने देखा कि इंग्लैंड हार गया आयरलैंड के हाथों जी। तो एज ए पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच तो खैर गुजर गया, लेकिन पाकिस्तानी जब भी इंडिया का मैच देख रहे होते हैं तो उनकी दुआएं यही होती हैं कि सामने वाली टीम जीत जाए। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं माजिद साहब, हम अपसेट होने बहुत ज्यादा शुरू हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में। पहले नामीबिया ने श्रीलंका को हराया, जो कि पाकिस्तानी टीम को एशिया कप के फाइनल में बड़ी बुरी तरह हराया उन्होंने, तो वो टीम का भी अपसेट हमने देखा। कल आयरलैंड की तरफ से हमने देखा कि इंग्लैंड को अपसेट कर दिया गया। बेशक वो डकवर्थ लुईस मेथड के तहत था, बट स्टिल जो अपसेट्स हैं वो तो शुरू हो चुके हैं। देखिए, ये T20 फॉर्मेट अनवार साहब छोटा फॉर्मेट है और इसमें एक अच्छी इनिंग्स या एक अच्छी परफॉर्मेंस दूसरी टीम के लिए मुश्किल डाल देती है। नेदरलैंड की टीम, हालांकि नेदरलैंड कोई बहुत बड़ी टेस्ट प्लेइंग कंट्री नहीं है, T20 इंटरनेशनल स्टेटस उनके पास है, लेकिन 2-3 प्लेयर उनके पास ऐसे हैं कि अगर कोई एक प्लेयर चल जाए और कहीं इंडिया की बैटिंग या बॉलिंग लड़खड़ा जाए तो अपसेट हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इसके चांस कोई 20% चांस है कि नेदरलैंड जीते, 80% चांस यही है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस टूर्नामेंट में अब तक अपसेट हुआ है वो तो देखिए वेस्ट इंडीज की टीम, जो 2 टाइम्स T20 चैंपियन है, 2 टाइम्स वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, वो टूर्नामेंट में अब नहीं है। उनके हेड कोच जो है फिल सिमंस, वो भी रिजाइन कर चुके हैं। तो वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि अपसेट्स चल रहे हैं, हो सकता है कि आगे भी हमें बड़े अपसेट्स माजिद साहब, आज के मैच के हवाले से बहुत 3 इंपॉर्टेंट अहम मैचेस आज हो रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी आज के मैचेस को देखते हुए, पिचेस कंडीशंस को भी देखते हुए? देखिए, पहला मैच तो अभी जो साउथ अफ्रीका का है वो तो बारिश की वजह से रुका हुआ है। अगर वो मैच कंप्लीट होता है तो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के चांसेस उसमें हैं। लेकिन सेकंड मैच जो इंडिया नेदरलैंड का मैच है, डेफिनेटली इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच में फेवरेट तो पाकिस्तान है, लेकिन अगेन जब तक 40 ओवर कंप्लीट ना हो जाए, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा सानिया नहीं होता तो पाकिस्तान आसानी से जिम्बाब्वे को हरा देगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए अनवार साहब, सुबह का टाइम है, लोग कहेंगे कि भाई ये बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। हम अच्छी सेंस में अनप्रेडिक्टेबल कह रहे हैं सर, अच्छी सेंस में कह रहे हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, हमारे कॉन्वर्सेशन थे और दिलचस्प गुफ्तगू रही और दिलचस्प मैच भी आज होने वाले हैं और बी द बेस्ट टीम विन। लेकिन पाकिस्तान तो इंशाल्लाह बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए आज का जो मैच जीतना है। बहुत बड़ा सियासी मैच भी शुरू होने वाला है, जिस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और जैसे कि क्रिकेट के मैदान के हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनवार, कल रात को सोशल मीडिया पर ट्वीट्स आती हैं जिससे अंदाजा होता है कि जो सियासत का मैदान है वहां से भी खबरें आने वाली हैं। तो एक प्रिडिक्ट कर दिया गया 2 खवातीन की जानिब से, गरीदा फारूकी साहिबा की एक ट्वीट आई पहले, फिर हिना साहिबा की आई, उसके साथ साथ दीगर सहाफियों की भी ट्वीट्स आई कि कुछ होने वाला है। और खासकर जो अरशद शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के नामवर सहाफी थे मरहूम, उनके हवाले से भी कि उनके जो मर्डर या जो कत्ल के ताने बाने हैं वो कहाँ जाकर मिलेंगे। उसके बाद हम देखते सब एक इंतजार करना शुरू हुए। फैसल वाडा साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके एक अहम रहनुमा,
वो ये कहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सारा मीडिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करता है और साथ ही साथ पाकिस्तान टेलीविजन भी उनकी कॉन्फ्रेंस को नशर करता है, जिसमें वो बहुत तहलका हेज इंकशाफात भी करते हैं। खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का होने वाला लॉन्ग मार्च है, बहुत सारे हलकों में ये बात हो रही है कि उसको मुतासिर करने के लिए और उसकी जो तारीख दी गई उस हवाले से भी बात की जा रही है। जिस तरह इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की तदफीन के अगले ही रोज़ यानी कि जुमे को ही लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हल्के मौजूद हैं उन्होंने भी इस चीज़ पर बात की, जो डेट अनाउंस की गई। साथ ही साथ जब फैसल वाहडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बातें की, जहाँ सीनियर सहाफ़ी के कत्ल के सबूत के हवाले से उन्होंने कहा कि सबूत मिटाए गए हैं। वहीं उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान खून बहने और जनाजे उठने की बात भी की, जिस पर पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है और उन्हें उनकी जो रुकनियत थी उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया है। फैसल वाहडा साहब ने इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जी प्ले कीजिएगा। नहीं है अरशद शरीफ का कत्ल जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं। मुझे गोली लगी और मैं मरा तो 3 से 5 घंटे में अंदर तुम्हें भी गोली लगेगी और तुम भी मरोगे। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और उसको यहां से निकाल दिया गया। कहा गया कि किसी एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जितने दिन का वीजा था उतने दिन वो दुबई में रहा। अरशद शरीफ को दुबई से कोई आम आदमी कीनिया नहीं भिजवा सकता था। कीनिया क्यों चूज किया गया? कीनिया में उसको किसने छुपाया? कीनिया के अंदर किससे वो राब्तों में रहा? कीनिया में वो क्या करता रहा? इसके पसे पर्दा वो मंसूबा बंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं, वो बेईमान लोग हैं, वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। अरशद शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, तो खौफ बैठा गया, डर बिठाया गया कि उसको मरवा देते हैं ताकि शवाहिद भी मिट जाएंगे और एक आग भी भड़क उठेगी। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ऐसा शायद कोई इल्ज़ाम रह नहीं गया जो कि फैसल वाहडा साहब ने नहीं लगाया। जबकि सीनियर सहाफ़ी की नमाज जनाजा आज अदा कर दी जाएगी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या उनके जज्दे खाकी के साथ साथ जो भी इसके पसे पर्दा हकाइक हैं, क्या वो भी उनके कत्ल के जो राज है वो साथ ही दफन हो जाएंगे? और सवाल यहाँ पर यह भी है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अरशद शरीफ के कत्ल के जो ताने बाने हैं इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ रहे थे। इस हवाले से फैसल वाहडा ने इन दावों की भी नफ़ी की है। क्या अब कप्तान के जो दावे हैं वो काबिल एतबार हैं? तहरीक इंसाफ का ये जो अहम लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, खुद फैसल वाहडा साहब उसको खूनी कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मैं इस लॉन्ग मार्च में जनाजे उठते देख रहा हूँ। और साथ ही साथ इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट की है और ट्वीट में लिखा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च इनकलाब नहीं है बल्कि मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। जबकि मुस्लिम लीग नून की जो सारी क़यादत है उसकी जानिब से इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, इसकी मुखालफत भी की जा रही है। इस पर मरीम नवाज का इस हवाले से क्या कहना है या नवाज शरीफ की क्या स्टेटमेंट सामने आई है, वो आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान किसी कोई इनकलाब नहीं ला रहा और ये लोगों को जो इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में कि कौन सा इनकलाब लेके आया है। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ वो लगवाना चाहते हैं जिसमें इमरान साहब चाहते हैं कि जी मेरा बंदा हो। सिर्फ इस मकसद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा है। ये इनकलाबी बंदा ही नहीं है, ये झूठा आदमी है, चोर लोगों को कहता है, खुद सबसे बड़ा चोर है। उसका कोई मकसद कोई बेहतरी की तरफ या पॉजिटिव चीज तो नहीं है। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही, उसमें फितना फैलाना,
उसमें अब इनको और चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि इनकी सियासत भी फेल हो रही है, इनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी फेल हो रहा है। तो उनका ये अब उनकी ज़रूरत है कि वो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शर क्रिएट करें जिससे वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी। अच्छा, इससे कबल फैसल वाडा की तो गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात को रिलीज़ हुई उनकी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उससे पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ मतनब्बे कर चुके थे कि जो ये लॉन्ग मार्च होने वाला है ये मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की अमन के लिए ठीक नहीं है। दूसरी जानिब जो खान साहब हैं वो किसी भी सूरत प्रेशर में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो किसी भी सूरत अपना फैसला वापस लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे और हर हाल में लॉन्ग मार्च होगा। पीटीआई की सीनियर क़यादत, रहनुमा, तमाम तर लोग तैयार है। दूसरी जानिब जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी तैयार है। क्या होता है फिर ऐसे में फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आ जाना, उनकी स्टेटमेंट का सामने आ जाना, मेरे ख्याल से खतरे की घंटी शायद बज रही है। अच्छा, अगर देखा जाए इस पूरे मंजरनामे में तो शेख रशीद साहब भी जरा मंजरनामे से गायब दिखाई दिए, वो सामने नहीं आए, कोई स्टेटमेंट उनकी सामने नहीं आई। दो कि उनकी सेहत के हवाले से तलाश सामने आ रही थी, लेकिन अब गालिबन शायद वो लाहौर आ रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि इस्लामाबाद में खतरा हो सकता है। बहरहाल खान साहब मुसलसल तनकीद कर रहे हैं इदारों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर। खान साहब का क्या कहना है मजीद आपके साथ शेयर करते हैं। ताकतवर डाका मारता है तो एनआरओ मिल जाता है, वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है। सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाते हैं, बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते। सबसे बड़ा डाकू आपका वजीर आजम बन गया। चोर ऊपर हमारे अमेरिका ने मुसल्लत किए हुए हैं। मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा। हमारा मुल्क पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई। अरशद शरीफ राय हक पे जान कुर्बान की, इसने जद्दोजहद कर रहा था चोरों को और डाकुओं को बेनकाब करने का। फैसल वाबडा की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक तूफान मचा हुआ है, एक भूचाल आया हुआ है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही बात की जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी। सर, वेलकम टू द शो। और सीनियर सहाफ़ी अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। सर, आपसे स्टार्ट करूंगा। फैसल वाडा की जो गुज़श्ता शब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यकीनी तौर पर आपने भी देखी होगी, उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा, एक स्टांस रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, जमहूरी रवायात की बात करती है, तो फैसल वाडा साहब के साथ कोई बातचीत नहीं की गई, फौरी तौर पर उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। यकीनी तौर पर पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयानियाँ बना रही थी अरशद शरीफ के मामले पर, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें की जा रही थी और बिला तहकीक जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो जो साजिश का एक गुब्बारा था, क्या उससे हवा निकल गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सवालात नहीं कहते, सवालात की बुछाड़ है ये तो आपने पूरा न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ दिया। जी सर। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कतन अरशद शरीफ साहब की इस शहादत को अपना बयानिया नहीं बनाया। ठीक है, अरशद शरीफ साहब को अल्लाह गरी की रहमत करे, वो आपका हमारा एज ए नेशन हमारा एसेट थे, हमारा सरमाया थे। बिल्कुल। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पिछले कुछ सालों में जो नाम कमाया उसको हमेशा तारीख याद रखेगी। और बिलखसूस पाकिस्तान की जो करप्ट पोलिटिकल एलीट है और करप्ट एलीट है, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो, उन्होंने बताया कि इस करप्ट एलीट की वजह से हम इस बेहुदा और करप्ट सिस्टम में जकड़ी हुई कौम है और हमारा बतौर नेशन जब तक हम इस सिस्टम को ब्रेक नहीं करेंगे हम कभी भी पाकिस्तान को वहाँ लेकर नहीं जा सकते जहाँ मॉडर्न वर्ल्ड के साथ हम चल सके। अरशद शरीफ साहब अपने जो वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की गई, जी तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक पार्टी है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी है। तहरीक इंसाफ समेत कोई भी सियासी जमात हो उसका अपना एक इंटरनल माहौल होता है। हमारा जो ये लॉन्ग मार्च है ये पिछले 4 माह से ज़ेर बहस भी है और इसकी प्लानिंग भी हो रही है और इसके हवाले से इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में को 60 के करीब जलसे किए हैं, स्टूडेंट से, ट्रेडर से, लॉयर से, हर शोबा ज़िंदगी के लोगों से बातचीत की है। मेरे लिए, मैं खुद ग्रास रूट लेवल का पोलिटिकल वर्कर हूँ, पंजाब असम्बली में मुल्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरे लिए खुद ये बड़ी न्यूज़ है कि अरशद अपना जो फारूक ये वाडा साहब जो हैं, फैसल वाडा साहब, ये अरशद शरीफ साहब की इस शहादत के साथ इसको जोड़कर पता नहीं कौन से अज़ाइम इनके हैं या कौन से मकासद ये पूरे करना चाहते हैं। भाई इनको अगर इतना एक सिर्फ सेकंड दीजिएगा, अगर इनको इतना इसमें खुदा न खास्ता जनाजे और इनको लाशें नजर आ रही हैं, ये तो खुद इस लॉन्ग मार्च की प्लानिंग का हिस्सा रहे यहाँ से 15 रोज पहले तक।
सडनली लोगों को खौफजदा करना, जिस लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी को मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और कल भी हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग थी, उसमें तो किसी जगह में यह नहीं कहा गया कि आपने किसी भी जगह पर कोई लाकानूनियत करनी है, आपने किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना है, आपने पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाना है। हमें तो ये कहा गया है कि हमने विद इन द लॉ और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो हमें पॉलिसी दी, जो माहौल दिया गया या जो लाइंस ड्रा की गई है, हमने उसी के अंदर रहना है। नदीम साहब, अब आपने बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई होगी कि फैसल वाडा साहब 15 दिन पहले लॉन्ग मार्च की प्लानिंग में मसरूफ होंगे, और खान साहब बहुत देर पहले ये इंदिया दे चुके हैं कि लॉन्ग मार्च हो रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। मेरे ख्याल से आम आदमी के भी जहन में बहुत सारे सवालात हैं, उनकी जानिब वापस आएंगे। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास, जब ये अरशद शरीफ साहब, मरहूम अरशद शरीफ साहब के खिलाफ जब हुआ सारा ये केस बना, बातें हुई, जब उनको मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया गया, उन्हीं दिनों में शहबाज गिल की अगर बात की जाए, जमील फारूकी की अगर बात की जाए, इमरान जो हैं सहाफ़ी हैं इमरान रियाज, उनकी बात की जाए तो उन पर भी मुकदमात दर्ज हुए। सारा जो सिलसिला हुआ किसी से ढका छुपा अब तो नहीं रह गया। लेकिन अरशद शरीफ साहब ही क्यों मुल्क से बाहर गए? कौन उनको प्रेशराइज कर रहा था? कौन उनको इंफॉर्मेशन दे रहा था? बाकी जिन 3 नामों का मैंने जिक्र किया, थ्रेट्स तो उनको भी थी। दे आर इन पाकिस्तान, महफूज हैं, सलामत हैं। इस केस में क्या हुआ? देखिए नबिया, ये जो सवाल उठाया जा रहा है ना कि वो बाकी लोग बाहर नहीं गए, और देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ नहीं जाते, पाकिस्तान से मायूस है, वो बदजन हो चुके हुए हैं इस सियासत जी, उनका दिल करता है लेकिन वो नहीं बात छोड़ते। तो ये कोई इस सवाल से हम साबित करना चाहते हैं कि क्या अरशद को, यानी फैसल वाडा ने सारा ड्रामा बताया, हम इस वजह से कोई एडोस करेंगे कि फैसल वाडा को अगर यहां से किसी ने उसको बाहर इसलिए भेजा कि वो यहां से उस कातिल से डर के नहीं भागा कि जो उसको बाहर कत्ल करवाएगा, वो यहां से उस कातिल से डर के भागा जो उसको यहां कत्ल करवाना चाहता था जी। वो यहां के कत्ल से डर के भागा था। उसको क्या मालूम था कि बहुत उसको यूएई से बरतानिया और बरतानिया से जाकर सीरिया में जाके ले डूबेगी। ये फैसल वाडा को जो लॉन्च किया गया है, ये एक सोचा समझा ड्रामा है, और ये फैसल वाडा को बाकायदा तौर पर भेजा गया एक स्कूप देकर, और जिन्होंने ये ड्रामा रचाया उनमें इतनी उनकी बुद्धि में थी कि वो कम से कम उसको तो बराह रास्त। सो ये अफसोसनाक है कि क्या जाइए क्या उसके कातलों को तलाश करें, हम उसके कातिल पर सियासत कर रहे हैं, हम अपने अपने कातिल बना रहे हैं। मेरा कातिल ये है, पिया का कातिल अपने कातिल बना लिए भाई। कातिल तो कह रहे कोई, जब कह रहे हैं हम उसकी से, हम उसकी बरादरी है, हम उसका रिश्ता है। अच्छा, कौन उनको फैसिलिटेट कर रहे थे कीनिया में? अब तो ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि यूएई से जाने का कोई प्रेशर उन पर नहीं था, बाकायदा सोचे समझे प्लान के तहत वहां पर भेजा गया। अब कल जो फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू की, लॉन्ग मार्च के साथ कनेक्ट हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें, जो हकायक उन्होंने सामने दिए कि गोली दूर से नहीं लगी, करीब से लगी, अगर बच्चा गाड़ी में या गमाल था या पुलिस को शक था तो फिर पुलिस ने कैसे फायर किया, और भी बहुत सारी डिटेल जो कि अब तक मीडिया पे नहीं आई। फैसल वाडा साहब ने अपनी गुफ्तगू में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो की, और ये फिर जब पीटीवी पर नशर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, बात की जा रही है। तो कैसे आप देखते हैं पूरे मामले को कि क्या होने वाला है? लॉन्ग मार्च प्लस जो हम देखते हैं सीनियर सहाफी वाला मामला, इसको जोड़ा या कनेक्ट क्यों किया जा रहा है? देखिए, एक तो जैसे आपने अपने आगाज में कहा कि पहले कुछ ट्वीट्स करवाई थी जी, और वो ट्वीट्स मखसूस सहाफियों के जरिए से करवाएगी जो आजकल जिनको इमरान खान के खिलाफ वो सहाफी ट्वीट्स करते हैं, उसके 1.5 घंटे के बाद या घंटे के बाद फैसल वाडा ट्वीट करते हैं कि मैं 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। सारे चैनल्स अपने न्यूज बुलेटिन ड्रॉप कर देते हैं, पीटीवी न्यूज बुलेटिन ड्रॉप कर देता है फैसल वाडा को लाइव। ऐसे कौन से फूल झड़ने थे फैसल वाडा के मुंह से? और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था
वो तो पहेलियां डाल रहा था हम पे। ये होगा वो होगा, भाई आप नाम ले लो, आप नाम ले ठीक कि वो कौन है जो फैसला वाला है। अगर आपके पास इल्म है और आप इतने तुम तराब के साथ आप बैठे हैं अरशद शरीफ के भाई बन के, जी आप नाम लेके बताएं, जब कौन के सामने आए हैं आप नाम लेके वो कौन है जिसने अरशद शरीफ को। ठीक है अमीर साहब, ठीक है अमीर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नदीम साहब आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान के हवाले से ये बात की जा रही है, जिस तरह नवाज शरीफ की स्टेटमेंट भी हमने आपको दिखाई, मरीम नवाज की स्टेटमेंट दिखाई, उनका ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है वो आर्मी चीफ की तकर्री रोकने के लिए है, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए है, या फिर वाकई इमरान खान इंतखाबात में संजीदा हैं। सिर्फ ये जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, इंतखाबात की डेट ली जाएगी और जो लॉन्ग मार्च है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर ये धरने में तब्दील भी हो सकता है इस्लामाबाद जाकर। देखिए मैं आपको एक चीज़ अर्ज कर दूं, पाकिस्तान जितना इस वक्त पोलिटिकली अनस्टेबल है और माशी तौर पे हम लोग जहां पहुंच गए हैं, नवाज शरीफ साहब और इनके तमाम वो रुफ़का जो आज से 6 माह पहले तक पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से बड़े मुतफक्किर पाए जाते थे और 3-4 मार्चेस इन्होंने किए, बिलावल जरदारी कराची से निकले, मरियम नवाज और हमजा शहबाज आपके शहर लाहौर से निकले, और एक बुजुर्ग हुआ करते थे मौलाना फजलुर रहमान, आजकल मुझे नहीं मालूम कहाँ हैं, बहुत परेशान हुआ करते थे वो महंगाई की वजह से। सिर्फ वो वजारतें उनके साहबजादे को और उनके एक रफ़ीक को मिली हैं मवासलात की और हज की, वो महंगाई इस मुल्क में ख़त्म हो गई। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है, एक तो जो शख्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो और वो किसी भी वजह से जायज़ नाजायज़ वो डिस्टेंस करे। मैं नाजायज़ इसलिए कह रहा हूँ, हर शख्स के पास अपनी बात की कोई दलील होती है, मुझे वो चीज़ उसकी समझ नहीं आती। वो तरीन साहब हो, अब्दुल अलीम खान हो, वो नूर आलम खान हो या फैसल वाडा हो, PMLN के अंदर बड़ी उनसे एक हमदर्दी जागती है और ये फौरन उनकी पुश्त पर खड़े हो जाते हैं। जिनको ये सारी जिंदगी ATM कहते रहे, अभी उस ATM के बाहर खड़े हुए हैं कि शायद हम कोई कार्ड इसमें दे के, क्रेडिट कार्ड देकर कोई बेनिफिट ले ले। मैं इनको अर्ज ये करना चाहूंगा, कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अभी नबिया ने 2-3 सवाल किए अमीर अब्बास साहब से कि जी क्या मुहर्रिकात थे वो बैरून मुल्क गए, अरशद शरीफ साहब क्या मुहर्रिकात थे कि उनको दुबई से कीनिया जाना पड़ा। भाई मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अमीर अब्बास साहब भी मेरी रहनुमाई करें, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मुहर्रिकात तो बताए ना जिन्होंने अरशद शरीफ से उसके मुल्क में रहने का हक छीना। 16 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए पिछले 6 माह में। नदीम कुरैशी साहब, नाम तो खान साहब ने भी नहीं लिया ना, उनकी तो क्लियर स्टेटमेंट सामने है कि मुझे बहुत देर पहले मालूम पड़ चुका था कि ये होने वाला है और मैंने ही कहा अरशद शरीफ को कि चले जाओ, लेकिन वो नहीं गया। तो ये तो फिर एक मिली जुली बातें सामने आई। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में भी बोला कि इस वक्त मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ये अभी अभी आपने कहा। मेरा आपसे सादा सा सवाल है कि इस लॉन्ग मार्च की बदौलत क्या वो स्टेबिलिटी हो पाएगी जो मुल्क अभी अनस्टेबल है, या मजीद हम अनस्टेबिलिटी की जानिब बढ़ेंगे? तबाह कर दे मुल्क को उन लोगों के हाथ में देकर जो पहले 35 से 40 साल इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज रहे। बल्कि एक आम पाकिस्तानी को ये बात कहने दीजिए, ये लोग इस मुल्क के वसाइल पर काबिज रहे। क्या खबरें मिलती है रोज, कोई शख्स सुबह उठता है, आज सुबह से लेकर शाम तक हमें 2 खबरें मिलेंगी। एक खबर ये होगी कि इमरान खान पर कोई मुकदमा दर्ज कर दिया गया, दूसरी खबर ये होगी PDM की लीडरशिप के ऊपर से ये मुकदमा खत्म कर दिया गया, और तीसरी खबर अशियाए खुर्दोनोश, अशियाए जरूरत, जिंदगी की गाड़ी को चलाने वाली तमाम चीजें महंगी कर दी जाएंगी। और चौथी बात तो इस मुल्क में कोई नहीं है। नदीम साहब ये बताएगा, सोल मुतालबा क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या लॉन्ग मार्च के से पहले भी बात हो सकती है, गवर्नमेंट से बात हो सकती है, या जो मुक्तदर हल्के हैं, जो इदारे हैं, उनसे भी बात हो सकती है? इस प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व किया जा सकता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये माइंड बना चुकी है कि अब लॉन्ग मार्च करके रहेंगे? इस मुल्क में गवर्नमेंट है कौन सी भाई, किससे बात की जाए? जिस मुल्क का वजीर आजम इतने बड़े हादसे में जो मुल्क में हो, अरशद शरीफ की शहादत की सूरत में जी, इस मुल्क के बच्चे रेमन डेविस लाहौर में आके लेकिन शहबाज शरीफ ने ही कुछ दिन पहले कहा कि हम बात करना चाहते हैं, हम टेबल पर बैठना चाहते हैं, लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। सुनिएगा ना जी, इस मुल्क में लाहौर में अगर रेमन डेविस इस मुल्क के बच्चे नौजवान मार दे तब भी कंप्रोमाइज हमने करना है जी। हमारा नौजवान, हमारा असासा, हमारा जर्नलिस्ट कीनिया में मारा जाए तब भी कंप्रोमाइज हमने करना है। DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद, प्रेस स्टेटमेंट के बाद ख्याल आया वजीर आजम को, मौजूदा इंपोर्टेड वजीर आजम को, मुझे कहने दीजिए, जो अब भी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, कि मैंने कोई जुडिशियल कमीशन कायम करना है। उससे पहले उनमें जरूरत नहीं थी, ना उनको ये डिसीजन करने की सलाहियत थी उनमें। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, इमरान खान पाकिस्तान में मौजूदा सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे कोई इस तरह के अजाइम नहीं है, कोई अफसर लगे कोई ना लगे, जो भी अफसर आएगा वो पाकिस्तान के लिए
जरूरी होगा, एक प्रोसेस से आएगा। ठीक है, अब आपकी जानिब बढ़ूंगी अमीर अब्बास साहब। मार्च एक दिन रह गया है, 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। जो फैसल वारडा साहब की भी गुफ्तगू, अगर उसको भी संजीदा लिया जाए और आपके एनालिसिस की मैं खासकर बात करूंगी, तसादुम आप देख रहे हैं होगा या एक पुरअमन मार्च होगा? देखिए, उसूली तौर पर तो पुरअमन ही होना चाहिए इसको, और किसी वायलेंस की रियासत इजाजत नहीं दे सकती, किसी ट्रेस पासिंग की रियासत इजाजत नहीं दे सकती, किसी के जान माल इमलाक का नुकसान भी किसी को पहुंचाना चाहिए। अब ये इसका इंसार इस बात के ऊपर है कि इमरान खान साहब के साथ कितने लोग आते हैं। बाज़ औक़ात मजमा या क्राउड बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो फिर उसमें कुछ शरपसंद हो सकते हैं, फिर उसमें वो उस लीडरशिप हिसाब से या उसके कंट्रोल से मामला भाग जाता है। ठीक है। दूसरा इसका कि हुकूमत किस तरह रिएक्ट करती है। अगर हुकूमत पीटीआई के डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने की इजाजत देती रहेगी, ठीक है, तो फिर अगर उसका जवाब दे होगा। लेकिन अगर हुकूमत ने इनके डेमोक्रेटिक राइट को क्रश करने की, हुकूमत ने इनको रिटेलिएट किया, वायलेंस शुरू किया या लाठीचार्ज किया, तो फिर उसकी जिम्मेदार होगी हुकूमत, उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और इन स्टूडियोज पीटीआई रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमारे गेस्ट ने भी बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लॉन्ग मार्च करने जा रही है और कोशिश यही होगी इस लॉन्ग मार्च को पुरअमन बनाया जाए। हुकूमत को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। आलमी मंजरनामे से एक खबर शामिल करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। एक वाक़या पेश आया था मस्जिद नबवी में 2022 अप्रैल में, जहां पर अनप्लेजेंट वाक़या था बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रिक्वेस्ट की गई है कि दरगुजर से काम लेते हुए अप्रैल 2022 के वाक़े पर गिरफ्तार पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया जाए, और उन्होंने इस बात की दरख्वास्त की है। उनकी दरख्वास्त ये कबूल भी कर ली गई है, जहाँ पर वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर किया है और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और साथ इनके नाम भी यहाँ पर शेयर करते चले। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानी थे जिनको 3 साल की सजा सुनाई थी। इनमें ख्वाजा लुकमान साहब, मोहम्मद अफजल, गुलाम मोहम्मद 8 साल, जबकि 3 को 6 साल की कैद सुनाई गई थी, जो कि अब मुआफ कर दी गई है। सो बहरहाल एक था तो बहुत ही अनप्लेजेंट इंसिडेंट, लेकिन इस मुलाकात से एक अच्छा इनिशिएटिव और एक अच्छा पैगाम दोनों मुल्कों के बीच में आई एम श्योर कायम होगा आने वाले वक्तों में भी। इसके साथ ही अनवार बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद आपको न्यू पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में खुश आमदेद एक मरतबा फिर से। और कल हम बात कर रहे थे फ़िरोज़ ख़ान, हमारे पाकिस्तान के जो नामवर एक्टर हैं, उनकी वाइफ अलीज़े की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए, सोशल मीडिया पर भी बहुत तनकीद की जा रही है। बहरहाल जब भी ख़वातीन पर डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात होती है तो हमने देखा है कि मुख्तलिफ तबकों में स्टैंड भी लिया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारा जो यहाँ का कल्चर है, जो सोसाइटी है, ख़वातीन के साथ आए रोज़ जो वाक़यात होते हैं, कभी ज़्यादती की बात की जाए, कभी टॉर्चर की बात की जाए, कभी हरासमेंट की बात की जाए, तो हम देखें कि जो वाक़यात हैं इसमें कोई रोकथाम नहीं आ रही है। जहाँ पर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर औरत मार्च होता है और उसके बावजूद इतने हकूक़ की बात के बावजूद फिर भी ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो, इस तरह के केसेस, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा अब एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर एक 20वीं ग्रेड की खातून, उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि उनके जूनियर ने उन पर बंदूक भी तानी और असलहा उनके सामने, और उनको हरास किया गया, जिस्मानी तौर पर हरास किया गया, जिसके बाद उन्होंने कंप्लेन भी आगे फॉरवर्ड की है। बिल्कुल, फरनाज रियाज इनका नाम है, जिन्होंने सूबाई मुहतसिब और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम अकबर लगारी को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने इल्जाम किया है कि करीमाबाद में वाक़े उनके दफ्तर में 19वें ग्रेड के मातहत अफसर यार मोहम्मद बलाती की जानिब से जिस्मानी तौर पर उन्हें
हिरासा किया गया, उन्हें गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं हबीबा साहिबा। हबीबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं घरेलू तशद्दुद है, सड़कों पर ज़ेनी टॉर्चर है, दफातर में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अभी ये 20वें ग्रेड की अफसर हैं जिनके पास बहुत से इख्तियारात हैं, जो आप कह लें कि वुमेन एम्पावरमेंट की एक असल शक्ल हम देख रहे हैं कि वो 20वें ग्रेड पर मौजूद हैं। स्टिल औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। कहाँ पर कमी है, क्या मसाइल हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद में इस तरह का जो टॉपिक है वो आते देखे, क्योंकि बहुत दफ़ा हमारे ये जो डोमेस्टिक वायलेंस या जो जिस किस्म के इश्यूज होते हैं वो अपनी जगह बनाते हैं। इस तरह के केस है वो कभी शरीक केस हमने देखा और फिर आपने अभी सपोर्ट किया, और इसी तरह से जो 18 ग्रेड ऑफिसर का, तो ये थोड़ा सा इसका फिनोमेना जो है हरासमेंट का, जिसके नैरेटिव, इसके साथ एक जो है ऑनर का वर्ड अटैच किया है, और जितनी भी खवातीन के साथ ऑनर को अटैच करके इसको एक हवा बना दी गई है। और ऐसे केसेस को रिपोर्ट करते हुए अगर किसी बच्ची का खानदान बड़े नाम वाला है, अगर किसी बच्ची का वालिद बड़े नाम वाला है, और अगर किसी खातून की पोजीशन ऐसी है, तो उसमें भी वो कराते हैं ऐसी चीजें शुरू में ही सामने लाने से। जहां तक प्रोटेक्शन की बात करें हम, तो वहाँ पे वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। हमारा ये ख्याल होता है कि जितनी पोजीशन होगी उस पोजीशन में जो है आप प्रोटेक्शन हासिल होगी। हाउएवर मैं समझती हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो कि करते हैं इस सिचुएशन खवातीन को ऑनर पे बताने का जो है ना वो एक एडिशनल होता है। मैं कई सारी ऐसी की स्टोरीज सुनी और फिर है ना अपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि जिसमें वो कतराती हैं वो इसी इन्वेस्टिगेशन जाने से कतराती हैं। मगर ये एक खुशाइन बात है कि जो खातून इन्होंने अपना केस रेलेवेंट फोरम अच्छा पहुंचाया है। ये एक केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे दफातर में आई एम श्योर बहुत सारी खवातीन ऐसी होंगी जिनको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता होगा, चाहे फिजिकली, सिर्फ एक हरासमेंट सिर्फ फिजिकली नहीं होती है। अगर आपको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है किसी भी दफ्तर में, किसी भी माहौल में, तो वो भी हरासमेंट के जुमरे में ही आता है। अब हम खासकर अगर इन खातून का केस देखें, फरनाज साहिबा का, बात इतनी बढ़ गई कि गालम गलोच तक पहुंच गई, जान से मार देने की धमकियां दे दी गई। दैट मीन्स के बहुत पहले से सब कुछ स्टार्ट उन पर असलहा भी ताना गया। दैट मीन्स के बहुत पहले से कुछ स्टार्ट हो रहा था। तो खवातीन पहली बारी में ही क्यों अपने लिए क्यों वेट करती हैं, पहले क्यों टॉलरेट करती हैं, पहले ही क्यों नहीं आवाज बुलंद करती अपने हक के लिए, ताकि बाद इस नैश तक पहुंचे ही ना। जी, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा जो कानूनी निज़ाम है, उसमें आप विटनेस, उसमें आप जो है ना एविडेंसेस प्रोवाइड करने का कहते हैं। अब ऐसे इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उसमें जो कल्प्रिट होता है, जो इस किस्म के इश्यूज को डील करते हैं खवातीन के लिए, वो एक्चुअली कभी सर्विसेज नहीं चाहते। मैसेजेस पे आजकल जैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है, किसी ज़माने में मैसेजेस किए जाते थे। अब इस तरह के जो है एविडेंसेस या ऐसे आप कहेंगे छाप नहीं छोड़ते, जिसके लिए खवातीन को या इवन हमारे लॉ में मर्द की प्रोटेक्शन की भी बात है, सिर्फ जेंडर की प्रोटेक्शन की बात नहीं है जी। ऐसे में लोग टाइम लेते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए कि अब ये होगा तो फिर करूंगी, अब ये होगा तो करूंगी, तो ऐसे में बहुत कुछ पेच अप होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े इदारे के साथ के इदारे के कर रही हूँ, उसके वॉशरूम्स के बिहाइंड डोर्स जो वहाँ के क्लीनर्स है या व्हाटएवर, जिस किस्म के जो है ना कमेंट्स लिखे हैं, और मैं हैरान होती हूँ कि जो खवातीन ग्रेड्स की जो इन यूज करती हैं उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया, उन्होंने इन जगहों को क्लीन कराने की बात की। तो मेरा ख्याल है कि जनरल जो हमारा कॉन्शियस है कि हम ऐसी चीजें तशद्दुद और इस किस्म की चीजें देखते रहे हैं,
और हम अब आती हो ऐसी चीजें जो इस तरह के इश्यूज को शायद रेज नहीं किया जाता और शायद उन सिचुएशंस पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। आप क्या समझती हैं दफातर में जो सिन्फ़े इम्तियाज है उसकी हम बहुत ज्यादा कंप्लेन सुनते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और इनका तदारुक कैसे मुमकिन है? देखिए, सिन्फ़ी इम्तियाज जो है वो हर इदारे के अंदर मौजूद होता है और इस किस्म के अगर आप देखें कि ख़वातीन जब वर्क फोर्स में या परमानेंट जॉब के अंदर आती हैं तो आप देखेंगे कि वैसे तो जनरली उनके फैमिली बैकग्राउंड के अंदर के और उनको ढांपना जो है ना वो ऐसा नहीं होता, वर्क प्लेस को आते हुए तदाबीर करती हैं। वर्क प्लेस जो है वो उनका इतना जो है ना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इसका तदारुक इस तरीके से जाना चाहिए कि जो कवानीन बनी है उसके अंदर जितनी लैकिनाज़ है, अब इतनी लैकिनाज़ है कि मैं आपको जब बताना शुरू करूंगी शायद शो का टाइम निकल जाए। इसको प्रॉपर्ली रिविजिट करने की जरूरत है और इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने की जरूरत है कि आप हर इदारे के साथ एक कंप्लेंट मैकेनिज्म के लिए एक सरकारी ऑफिसर को कम से कम तैनात करें, रोजाना जो है ना आपका अवेलेबल हो। अब फॉर एग्जाम्पल कराची में केस हुआ तो वो तो रिपोर्ट हुआ, शिकारपुर में केस होता है तो वो ऑम्बुड्समैन के बारे में उसको क्या पता कि फेडरल वफाक कि आपके जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में कोई ऑम्बुड्सपर्सन। सो ये बड़े मसाइल हैं जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ जो है ना उसके लिए आपकी रेलेवेंट कमिटीज की फॉर्मेशन, मीटिंग्स कंडक्ट कर हबीबा साहिबा, चूंकि टाइम कम है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ख़वातीन खासकर जो वर्किंग वुमेन हैं, घर से बाहर निकलती हैं, काम करने जाती हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में मालूम है या आप समझती हैं कि वो अनअवेयर है? अगर पंजाब की बात की जाए तो पीडा एक्ट है यहाँ पर, क्या लोग जानते हैं उसके बारे में? जो कवानीन ओवरऑल पाकिस्तान में है, क्या वो जानते हैं कि उनको पाकिस्तान कौन कौन से राइट्स दे रहा है, कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है? दूसरा, इस केस में एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जिस तरह से अब ये वाक़या पेश आया है, फन्नाज साहिबा के साथ हमने उनसे रब्ता किया लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। जब इस तरह के इशूज़ हाईलाइट होते हैं, मीडिया इन इशूज़ को उठाता है लेकिन फिर ख़वातीन ही खुद इन पर बात नहीं करती। देखिए, बात यह है कि इस तरह के केसेस की अगर आप बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब कानून का, मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे लोगों को पता है कि पाकिस्तान में खासकर मेरे वकील बार बार ये कहते हैं कि खातून जहाँ खड़ी होगी कानून का जो झुकाव है वो उस तरफ होता है, मगर वो जो ड्यू प्रोसेस है जिसमें पुलिस के पास जाना, थाना कल्चर, फिर कोर्ट के अंदर कोर्ट कल्चर, फिर कोर्ट के अंदर बट उसको जो है पावर है, ही हैज रिलेवेंट जगहों पे उसकी पहुंच है, तो वहाँ पे एविडेंस ट्वीट करना, कुछ और चीजें, गलत चीजें, भुगतान लगाना, तो वो ड्यू प्रोसेस इतना थका देने वाली है तो खवातीन जो या तो खामोश रहना पसंद करती है या कोई इंतहाई टाइम का जो है इंतजार करती हैं। इस समय बहुत सारे खुदकुशी के केसेस सामने आते हैं और उसके बाद चलती हैं कि क्या वो यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स में जिस तरह की चीजें होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चीज़ बनी है उसके अंदर भी एक और तहफ़्फ़ुज़ का एक हमें खोल बनाना है ताकि वो जो ड्यू प्रोसेस के अंदर ख़वातीन हरास होती हैं उसको उससे बचा जा सके और ख़वातीन को एतमाद दिलाया जा सके कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हबीबा सलमान हमारे साथ शो में इन कॉन्वर्सेशन मौजूद। आपका भी यही कहना था कि इन इश्यूज़ को रेज करना चाहिए, इन पर बात करनी चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए, हल की तरफ जाना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। खबरदार भी करते हैं। खबरदार क्या नहाना मना है? नहाना मना है, ये टैग स्लोगन है इस खबर का, क्योंकि नहाने वाले इंसान जल्दी मर जाते हैं। रियली? बिल्कुल, ये बड़ी एक नहीं कह रहे हैं, बड़ी अजीब स्टोरी है। बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे हैं। ईरान का सूबा फारिस जहां का गांव दीज का और 94 साला आमू हाजी की तस्वीर आप इस वक्त न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा जनाब, आमू हाजी की उम्र है 94 बरस और ये इनको कहा जाता है, इनको खिताब भी मिला है दुनिया के गलीज तरीन इंसान का, जिन्होंने तकरीबन दावा किया कि उन्होंने 70 बरस तक खुद को पानी से दूर रखा, नहाए नहीं, बिल्कुल 70 साल तक पानी के करीब नहीं गए और बड़े फिट और हेल्दी थे, वो ये भी कहते थे। और जब ये उन्होंने दावा किया तो फिर देखा कि कैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग थे वो आए इन पर रिसर्च करने के लिए आ गए कि कैसे मुमकिन है। सिर्फ रिसर्च ही नहीं हुई बल्कि 2013 में इनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाएगी, द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ आमू हाजी। तो वो फिल्म रिलीज भी हुई थी और उनके बारे में बात यही बताई जा रही है कि जो साफ पानी भी नहीं पीते थे, ताज़ा खाना इन्हें पसंद नहीं था, उसके बावजूद भी
मतलब 94 साल जिंदगी उन्होंने गुजारी और बड़ी हेल्दी गुजारी, लेकिन आखिर में इनके साथ क्या हुआ, वो एक बड़ी लोगों ने पकड़ लिया, जबरदस्ती इन्हें नहलाया, और वो इसी चीज से डरते थे कि अगर मैं नहाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, मुझे कुछ हो सकता है, और वही हुआ उनके साथ। वो 70 साल अगर नहीं नहाए तो वो बिल्कुल ठीक रहे, और जब लोगों उन्होंने जबरदस्ती नहला दिया उसके बाद वो बीमार हुए, कुछ हफ्ते बीमार रहे और फिर इंतकाल कर गए। तो ये इनकी लाइफ की स्टोरी है। ये तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे और उन्हें खौफ यही था कि नहाने की सूरत में वो कहीं बीमार ना हो जाएं, और वही उनके साथ हुआ। और माजी में भी उनका जो तर्ज जिंदगी है वो इसी वजह से खबरों में भी रहा, जिस तरह से हमने कहा कि उन पर एक दस्तावेजी फिल्म भी बनी जिसे रिलीज भी किया गया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी। बड़े दूर रहते थे, अलग थलग रहते थे गांव के लोगों से भी, इसलिए गांव से हटकर बड़ा दूर इनका जगह एक छोटी सी इनके लिए मुख्तस की गई थी, वहीं पर ये रहते थे। जो पुराना बासी खाना था वही खाते थे। किसी को पहले तो इल्म ही नहीं होने दिया कि 70 साल से ये पानी के करीब तक नहीं गए। रिसर्च की गई इनकी लाइफ पर और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को हेल्दी रखा। अगर ये मूवी भी अगर देखा जाएगा, इनकी लाइफ को स्टडी भी किया जाए, तो वी गेट टू नो कि लोगों को कितने डिफरेंट तरह के फोबियाज होते हैं, उनके मतलब जहन में कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, और उसके साथ वो आप देखें कि ये एक हमें एग्जांपल मिलती है। अब इनके जहन में भी आई एम श्योर कोई फोबिया होगा कि साफ ग़िज़ा, फ्रेश खाना नहीं खाना, पानी के करीब नहीं जाना। बहरहाल 94 बरस की उम्र में आमोद जी बिल्कुल, और उसमें ये भी अभी बात सामने आई कि वो सिगरेट नोशी भी बहुत ज्यादा करते थे, एक के बाद एक सिगरेट पीते थे, अनहेल्दी एक्टिविटी की। लेकिन जब डॉक्टर्स ने इस पे, क्योंकि रिसर्च भी हुई थी, इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी आई हैं, उसमें कोई बीमारी बिल्कुल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बीमारियां शायद बड़ी लंबी फहरिस्त होगी, बट ही वाज फिट। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बनवा रहे हैं और ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको, साथ रहिए। वेलकम बैक। और आलमी मंजरनामे से खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। तेल के एमरजेंसी ज़खायर के इस्तेमाल करने पर सऊदी अरब और अमेरिका पर जो तनकीद है, मशरिक़ वुस्ता में तेल की सियासत पर अमेरिका और सऊदी अरब अब ऐसा लग रहा है कि आमने सामने आ गए, और अमेरिका ने ओपेक प्लस ममालिक को जवाब भी देते हुए अपने महफूज और इमरजेंसी तेल के ज़खायर में तकरीबन 15 मिलियन बैरल तेल रिलीज़ करने का ये ऐलान किया। और अमेरिका का नाज़रीन जो ये ऐलान है ओपेक ममालिक के जवाब में किया गया, जिसमें अमरीकी मुखालफत के बावजूद ओपेक प्लस ने ऐलान किया था कि वो तेल की पैदावार में 2 मिलियन बैरल यौमिया कमी करेंगे। बिल्कुल, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा भी किया था, लेकिन जो ताल्लुकात हैं जो पुराने ये इत्तेहादी थे इनके ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। अमरीका ओपेक ममालिक के तेल की पैदावार में कमी के जो फैसले का ताल्लुक है वो रूस से जोड़ रहा है, और अमेरिका ने सऊदी अरब को तेल की पैदावार में कमी से रोकने की भरपूर कोशिश भी की थी। सदर बाइडन सऊदी अरब का दौरा भी इस हवाले से कर चुके हैं, जबकि सऊदी अरब का ये कहना है कि ये फैसला तेल की कीमतों में इजाफे के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किया गया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका अपने आजमाए हुए इत्तेहादी के खिलाफ खुलकर ना सिर्फ बयान दे रहा है बल्कि अमली इकदाम भी उठा रहा है। जबकि मशरिक़ वुस्ता के हवाले से भी अमेरिका ने यह कहा है कि मशरिक़ वुस्ता को चीन, रूस और ईरान के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, जबकि यूक्रेन पर ईरानी साख्ता खुदकुश ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका को खासी इस वक्त तशवीश भी है। मशरिक़ वुस्ता में आखिर हो क्या रहा है, इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है, यूक्रेन जंग ने, हम देख रहे हैं कि दोस्तों को भी उनकी जो दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। ख़ास तौर पर इस जंग से जो तवानाई की सनत है अब वो मुतासिर हुई है। अभी जो अमेरिका ने फैसला किया है अपने रिजर्व ऑयल यूज़ करने का, उस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, और जो उससे टारगेट वो अचीव करना चाह रहे हैं क्या वो कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो यह कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। अब प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर अभी इन्फ्लेशन होती है और अगर गैस स्टेशन पे यानी कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर कीमतें ज्यादा होती हैं तो वो इलेक्शन हार सकते हैं, एक बात। दूसरा, समहाउ उन्होंने अपने यूरोपियन पार्टनर्स को भी वो कह रहे हैं हमने सेव करना है, क्योंकि बहुत सारे जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं उनकी जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर है। दूसरी चीज, तीसरा ये है कि ये जो ओपेक ने ये बेसिकली फैसला किया है कि हम अपनी ये जो इसकी प्रोडक्शन कम करेंगे, वो कहते हैं कि
ये जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है कम करेंगे, ये टेक्निकल फैसला है और ये पॉलिटिकल फैसला नहीं है। सो वो कह रहे हैं कि हम ओपेक को एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। उधर से रशिया जो है वो जब से यूक्रेन पे एग्रेशन किया, सऊदी अरब ने इसको कंडेम भी नहीं किया हुआ। और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो जो जमाल खशोगी का वाकया हुआ था और जो उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन जब प्रेसिडेंट नहीं थे, उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन अपनी की, तो उन्होंने कहा मैं सऊदी अरब को एक पराया स्टेट बना दूंगा। तो उसके बाद फिर बाइडेन को जाना पड़ा, क्योंकि ये जो यूक्रेन की वॉर थी इसके ऊपर अब वो चाहते थे कि सऊदी अरब से मामलात जो हैं वो ठीक हों। लेकिन आई थिंक सऊदीज जो हैं वो इस मामले में बड़े अलर्ट हैं कि एक पहले तो ये जो हमें प्रोडक्शन को कम करनी पड़ी कोविड की वजह से, पहले रिसेशन है। दूसरा, सऊदी अरब जितना अपने आप को ओपन अप कर रहा है दुनिया के सामने और जिस तरह दुनिया के साथ वो इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, वो समझ रहे हैं कि अमेरिकन को इस चीज को समझना चाहिए और हमें हमारा ड्यू शेयर देना चाहिए। यही अमेरिका की थोड़ी सी जो दूरी है सऊदी अरब से, यही वजह है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बैक चैनल टॉक्स जो है वो इराक में काफी देर से हो रही हैं। और इसी वजह से यमन में अगर आपको याद हो जो जंग थी, अमेरिका ने असला देना बंद कर दिया, जर्मनी ने असला देना बंद कर दिया। तो सऊदीज परेशान है कि ये वेस्ट जो है ये हमें टफ टाइम दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने समझा और अब ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल यमन का भी तस्करा किया। सऊदी अरब और अमेरिका पुराने और आजमाए हुए दोस्त हैं और सऊदी अरब बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियारों का खरीदार है। अब यमन का आपने तस्करा किया कि जंग में सऊदी अरब को अमेरिकी हिमायत हासिल है और ईरान की मशरिक़ वुस्ता में जो पॉलिसी है उसको अमेरिका सऊदी अरब काउंटर करते हैं। तो सऊदी अरब अमेरिकी दुश्मनी इस टाइम आपको लगता है कि वो बर्दाश्त कर सकेगा या सलाहियत रखता है उसकी? देखिए, सऊदी अरब और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एक जो प्रॉब्लम आया था वो बस जमाल खशोगी के दरमियान आया था और जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने कैंपेन की थी, तो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक स्पेशल रिव्यू चल रहा है कि सऊदी अरब के साथ अपनी मुस्तकबिल को हमने कैसे लेके चल रहे हैं। और ये व्हाइट हाउस में एक रिव्यू चल रहा है और जिसको जारी बात है जो सऊदीज हैं वो भी जारी बात है समझते हैं कि ये बाइडेन ने जो हमारे साथ ये जो एक बिहेवियर रखा, बेशक बाइडेन चले भी गए हैं सऊदी अरब, लेकिन वो समझते हैं चीजें बेहतर नहीं है। और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अगर आप देखें, वो समझते हैं कि जो मामलात मिडल ईस्ट में खराब हुए उनको बेहतर करने की जरूरत है। और अगर आप देखें यमन की जंग हो या इराक हो या ईरान हो, वो एक रिकॉन्सिलेशन की बात कर रहे हैं। एक इसराइल के साथ ताल्लुकात के ऊपर जीसीसी में बाकी ममालिक करीब आए हैं तो वो खामोश हैं, अपनी एयर स्पेस खोल दी है। तो वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें इस तरह शायद दबाना और अगर ये कहना कि आप रशिया के बिल्कुल ही खिलाफ हो जाएं, मेरा ख्याल है सऊदी को इससे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जब से हम देख रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से लेकर अब तक अमेरिका यूक्रेन की 17 अरब डॉलर से ज़ायद की दिफाई मदद उन्हें फराहम कर चुका है। लेकिन एक वाकया पेश आया जहां रूस ने ईरानी साख्ता ड्रोन इस्तेमाल किए हैं तो उसमें अमेरिका को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। अमेरिका को वो कबूल किसी सूरत में नहीं है। रूस और ईरान की जो बढ़ती कुर्बत है वो अमेरिका उसको तस्लीम नहीं कर रहा। अमेरिका के लिए कितना मुश्किल हो सकता है या ईरान के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये? देखिए, ये ईरान के लिए तो ऑलरेडी जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है JCPO जिसे हम कहते हैं, वो टॉक्स जो हैं वो बैक चैनल हो रही हैं और वो कहते हैं कि जिससे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी। सो अगर तो ये टॉक्स हो रही हैं और इसमें से कुछ रिजल्ट निकलेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ईरान का भी एक तरीकाकार है कि वो डायलॉग भी करता है लेकिन वो डिसएंगेज भी करता है और अगर जहां टफ टाइम देना पड़े तो वो भी देता है। और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत साथ दिया है तो रशिया ने दिया है ईरान का। सो इसीलिए ईरान जो है वो कहता है कि हमें यकीन नहीं है कि आप हमसे टॉक्स करके, एग्रीमेंट करके, ट्रीटी करके आप पीछे हट जाते हैं। एक बात। दूसरा ये है कि ईरान के हवाले से ईरान के पास क्योंकि अच्छे भले रिजर्व्स हैं, रशिया के पास रिजर्व्स हैं, सऊदी अरब के पास और इत्तेहादियों के पास है, तो वो कह रहे हैं कि ये वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है ये काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मुझे लगता ये है कि कुछ अरसे में ये मसला जो है वो थम जाएगा और ईरान जो है उसकी भी मामलात अमेरिका के साथ जो है वो ठीक होने वाले हैं। गो के ये जो एक इंटरनल मामलात ईरान के अंदर खराब हुए हैं, इसने ईरान की पोजीशन जो है वो कमजोर की है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या इस पे एनालिसिस क्या है, राय जानना चाहूंगी। इस वक्त पूरे आलमी मंजरनामे की अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि डिवीजन बड़ी क्लियरली हो चुकी है मशरिक वर्सेस मगरिब? और पाकिस्तान के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि ये जो बदलती हुई इक्वेशंस हैं इसका असर पाकिस्तान पर कैसे होगा, खासकर अमेरिका का पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से बयान सामने आना, चाइना के सदर शी जिनपिंग का दोबारा से होना, सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होना, तो क्या इस वक्त इक्वेशन आपको आने वाले टाइम में कितनी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और इसमें पाकिस्तान का जो एक इफेक्ट है, इम्पैक्ट हो सकता है कोई, वो क्या है?
देखिए इस वक्त जो डिवीजन है वो ईस्ट वेस्ट की नहीं है, नॉर्थ साउथ की भी एक डिवीजन हो रही है और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो असर्ट करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर देखें, पाकिस्तान की एक हिस्टोरिकल डिप्लोमेसी वो रही है कि हमने मुस्लिम दुनिया के करीब रहना है और हमने यूरोप और अमेरिका के करीब रहना है। और अगर आपको याद हो कि माजी में जब इमरान खान साहब पावर में थे तो हम अमेरिका और यूरोप से थोड़े से डिस्टेंस पे चले गए थे, तो वो सारी जो वो जिसे कहते हैं ना, बिलावल ने कहा था वी आर बैक और डिप्लोमेसी इज बैक, वो सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर की गई हैं। और अगर आप देखें जो शहबाज शरीफ साहब भी चाइना जा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम रशिया के साथ तो इंगेज नहीं कर रहे, लेकिन हमने चाइना और वेस्ट के दरमियान किस तरह बैलेंस रखना है। जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो तो कुछ नहीं चाइना पे कहते, लेकिन समहाउ आई थिंक जनरल बाजवा का जो विजिट था और ये सारा हमने अमेरिकन को रियलाइज करने की कोशिश की है कि चाइना के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और हमने कहा है उनको कि आप हमें साउथ कोरिया लाइक ट्रीटमेंट दें, हमें अगर आप चाहते हैं कि हम चाइना से थोड़ा स्टेप बैक करें तो हमें व्हाट इज इन रिटर्न फॉर अस। सो बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है, एंड पाकिस्तान इज एट द क्रॉस रोड्स। ये जो सारी सिचुएशन, ये जो फॉल्ट लाइंस ग्लोबली क्रिएट हो रही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, और उनका यही कहना था कि जो आलमी मंजरनामा है वो काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट आता है खासकर इस खित्ते में, ये देखना है बाकी। अच्छा नाज़रीन, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। माँ बाप वैसे ही अपने बच्चों की बलाएं लेते रहते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करते रहते हैं, लेकिन आज़रबाईजान के लोगों के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि यहाँ के अगर लोगों की ज़िंदगी को स्टडी किया जाए तो इनकी यूजली जो उम्रें हैं वो लंबी या तवील पाई जाती हैं, और तकरीबन 100 साल से ज़्यादा यहाँ के लोगों की उम्र है। ज़िला लरेक के हवाले जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आ रही है, और यहाँ के जो लोग हैं वो हेल्दी भी हैं, सेहतमंद भी हैं, लंबी उम्र भी पाते हैं, और जब इन पर प्रॉपर अनवार रिसर्च की गई तो जो फैक्ट सामने आए उसमें ये मालूम पड़ा, जो कुछ भी उनमें से मेरे ख्याल से हमारे पास वो नहीं है चीजें, हम वो फॉलो नहीं करते हैं जो यहाँ के लोग फॉलो करते हैं, और वो एंड ये निकलता है स्टोरी का कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अमेजिंग है। बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, और अगर कुछ बेसिक चीज़ों की बात की जाए जिसमें साफ़ पानी सबसे पहली चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पर जो रिसर्च की गई थी 1991 में ज़िला लरेक में, वहाँ पर 63,000 की आबादी में 200 से ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद थे जिनकी उम्रें 100 साल से भी ज़्यादा थी, यानी कि सेंचुरी प्लस उन्होंने उसको विटनेस किया है उस टाइम को। लेकिन अब मजमूई आबादी 83,800 है और सिर्फ 11 अफराद ऐसे मौजूद हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि इस खत्ते में लंबी ज़िंदगी का आखिर राज क्या है, बिकॉज आई थिंक एवरीवन वांट्स टू नो, एवरीवन वांट्स टू एंजॉय देयर लाइफ, और अच्छी ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लंबी उम्र की, जिस तरह हम लोग अपने लिए या बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उनकी डाइट है वो बहुत अच्छी है, वो फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो कुदरती चीज़ें हैं, और वहाँ पर जो स्पेशली ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर मादनियाती पानी है और जड़ी बूटियाँ हैं वो एक सबसे बड़ा राज है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जिससे वो बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। अनवार, बहुत सारे डॉक्टर से अक्सर जब भी मुलाकात होती है, चाहे बहुत सारी डिजीज़ के ऊपर मैंने बात की इन शो, और जब भी प्रोफेशनल आते थे तो वो पहली बात, चाहे शुगर के हवाले से बात हो रही है, ब्लड प्रेशर के, किडनीज या लंग्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहे हैं। तो जो सारे डॉक्टर्स की जो एक बात हमेशा मुझे सुनने को मिली और जो मैंने सीखा वो ये था कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, यानी वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, खाना अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। और आप देखिए वेस्ट से एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा ली और वो था फ्रोजन फूड, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वेस्ट में किया जाता था। अब हम देखते हैं कि हमारे जो स्टोर्स हैं वो फ्रोजन फूड से भरे पड़े हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप अब वेस्ट को देखें, अमेरिका को देखें या दीगर ममालिक को देखें, तो कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड के हवाले से बात होती है। तो आई थिंक हम जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना हम बीमारियों से दूर रहेंगे। टोटकों को यूज़ करें, जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं कि वो कुदरती टोटके यूज़ कर रहे हैं, वो मेडिसिन पर उस तरह से रिलाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। जिस तरह से आज़रबाईजान के जो लोग हैं, पाकिस्तान में भी कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं, हुंजा में पश्तून हैं, बिल्कुल वहाँ पर भी, चाहे हम ये खैबर का तस्करा करें, चाहे हम गिलगित का करें, बड़े वो क्योंकि चलते फिरते बहुत हैं, अगर वहाँ पे हम ट्रैवल करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो नॉर्मल पश्तून, पठान या गिलगित वाली साइड के जो हमारे बहन भाई हैं
वो वॉक बहुत करते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, सख्त जान है, ठोस ग़िज़ा खाते हैं और उसके बाद चलना फिरना उनका उनकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर होती है। बिल्कुल, तो भाई अच्छा खाएं, टाइम पे सोएं, सुबह जल्दी उठें और हेल्दी लाइफ आप भी गुजारें। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। में आगे बढ़ते हैं और अब अनवार बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया के हवाले से। अच्छा, बहुत सारे गैजेट्स हमारे यहाँ हमारे घर में होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं, ऑफिस के गैजेट्स अलग होते हैं, फिर वॉचेस डिफरेंट तरह की। और अब जो इस हवाले से एक अहम डिसीजन यूनियन ने डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को इसका पाबंद बनाया जाएगा कि जो सी टाइप लैपटॉप हो, मोबाइल हो या कोई भी डिवाइसेस हो जो सी टाइप चार्जर है वही लाजमी होगा। जो डिफरेंट वो पेन्स हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें बात सबसे पहले आएगी आईफोन की कि आईफोन हाउ दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दिस, क्योंकि उनका एक डिफरेंट पैटर्न रहा है, जो उनकी वो लाइटनिंग है वो डिफरेंट है बाकी सारी डिवाइसेस से लेकर। होंगे या नहीं होंगे ये भी देखना है, या फर्दर इस पे फाइट की जाएगी कि नहीं, ये देखना बाकी है। ये जो कानून अभी बनाया जा रहा है इसमें मजीद क्या है, इस पर हम एक रिपोर्ट बाहर हमारे लिए आसानी हो गई है। बिल्कुल यकीनी तौर पर रिपोर्ट देख लेते हैं। आपके पास आईफोन है या आप एंड्रॉइड यूजर हैं, आप कैमरा गले में लटकाए घूम रहे हैं या कानों में एयरबड्स लगाए हुए हैं, ट्रैवलिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी, डिफरेंट तरह की वाइड्स कैरी नहीं करनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम चूंकि बड़ी प्रॉब्लम है नो पार्किंग की, वो पहले एक वीडियो देख लेते हैं फिर बात। नो पार्किंग में पार्किंग गड्डी क्रेन ले गई। बिल्कुल सही अपनाया। अगर आप भाई अब नो पार्किंग में घुसेंगे और गाड़ी वहां पे पार्क करके जाएंगे और आप इंडिया में मौजूद हैं तो ये आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। बताने का तरीका बड़ा जबरदस्त था। इंशाल्लाह अब अपने नाजरीन से कल मुलाकात करेंगे टाइम के कम होने की वजह से। अल्लाह हाफिज जी।